हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसके क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं। इसका लेक्चर पार्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। जिसने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं। यदि जिसने देखा होगा तो उसे क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इसने नहीं भी देखा तो टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स। हम इसी में भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम क्या डियर फ्रेंड्स आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कीवर्ड बताएंगे कुछ, जिससे आप आसानी से बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएँ, कुछ छोटे छोटे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सॉरी, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। निम्न में से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। हमें ये बताना है जो पूर्वी पश्चिम गलियारा कौन सा है हमारा, तो जो असम से लेकर के कहाँ तक जाता है, गुजरात तक जाता है। तो वो कौन से राज्य जुड़े हैं बताइए। मुंबई क्या नागपुर जुड़ा है, या फिर मुंबई या कोलकाता जुड़ा है। सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ा है इससे, या फिर सिलचर तथा सिलीगुड़ी जुड़ा है। जल्दी से बताइए। आई होप फ्रेंड्स आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, सिलचर तथा पोरबंदर से जुड़ा है। ग नंबर राइट आंसर होगा। सिलचर पड़ता है हमारा कहाँ पे, असम में पड़ता है। असम से होता हुआ हमारा ये हमारा देखिए यहाँ पे पड़ता है हमारा असम, ठीक है ना। यहाँ असम का सिलचर पड़ता है, और सिलचर से होते हुए यहाँ पोरबंदर है गुजरात में। तो गुजरात तक जुड़ा हुआ है हमारा पूर्वी पश्चिम गलियारा। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। निम्नलिखित परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा दूरी को घटाता है। तो हमें ऐसा साधन बताना है परिवहन का जो वाहनों के अंतर दूरी को घटाता है। तो क्या वो रेल परिवहन है, या फिर पाइपलाइन है, या सड़क परिवहन है, या फिर जल परिवहन है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, यह जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन वाहनांतरण हानियों को, अब देखिए जो वाहन निकलते हैं उसकी हानि को भी घटा देता है और दूरी को भी घटा देता है। तो जो पाइपलाइन है उसको नीचे बिछाई जाती है सड़क के। अब डियर फ्रेंड्स वहाँ पे वाहन भी चलते रहते हैं, उससे कोई हानि नहीं होने वाली है ना। और पाइपलाइन डली हुई है नीचे। अब वहाँ पे ये ट्रैफिक तो लगने वाला नहीं है ना, कि वाहन चल रहे हैं तो ट्रैफिक लग जाएगा, बहुत सारे चल रहे हैं। तो वाहनों के अंतरणों को घटाता है और दूरी को भी घटाता है। क्लियर। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, बी नंबर पाइपलाइन। चलिए चलते हैं 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है नहीं जुड़ा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। तो कौन सा नहीं जुड़ा है, क्या मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात, ये पता होना चाहिए कौन कौन से जुड़े हैं, तब तो हम बताएंगे कि नहीं जुड़े हैं। कौन सा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, जबकि हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। क्लियर हुआ। अभी बता देंगे आपको। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, अतः अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। अब हमें सामुद्रिक पतन बताना है। सामुद्रिक जो बंदरगाह होते हैं जहाँ से व्यापार चलता है एक देश से दूसरे देश की ओर, तो हमें वो बताना है कि सर्वाधिक गहराई पर है और पूर्वी तट पर है। तो बताइए अब जल्दी से। आई होप आप लोग बता चुके होंगे। तो देखिए ये तो सभी क्या है, पूर्वी तट पर ही स्थित है। लेकिन ये विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरन कहाँ पड़ता है, और चेन्नई तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हमें ये बताना है कि इसकी अधिकतम गहराई है, अंतःस्थलीय है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स वो हमारा है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पे है ये तट हमारा, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में है।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे तूतीकोरिन है, यहाँ पे फिर चेन्नई सामुद्रिक पतन है, फिर बाद में यहाँ पड़ता हमारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, फिर इसके आगे पड़ता है क्या, पारादीप उड़ीसा साइड पे, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में जो पड़ने वाला पतन है वो अधिकतम गहराई वाला पतन है, पूर्णतः सुरक्षित पतन है, ठीक है, अंतःस्थलीय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत का प्रमुख साधन है। आप बताइए इनमें से कौन सा परिवहन का साधन ऐसा है जो भारत में प्रमुख साधन माना जाता है परिवहन के लिए। क्या पाइपलाइन है, या सड़क परिवहन है, या रेल परिवहन है, या वायु परिवहन है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि भारत में कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख परिवहन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा रेल परिवहन जो भारत का सबसे प्रमुख है। यहाँ पे हम देखते हैं रेल के द्वारा बहुत सारी जनता सफ़र करती है, परिवहन के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना। तो रेल परिवहन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि दो देशों का व्यापार होता है। जब दो या दो से अधिक देशों का व्यापार होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्या आंतरिक व्यापार कहते हैं, या बाहरी व्यापार कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, कि स्थानीय व्यापार कहते हैं। आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो क्या, जब स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं, जब देश के अंदर आसपास व्यापार करते हैं अपन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के। जैसे हम चाइना से चीज़ें लाते हैं और कहाँ अमेरिका से लाते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है, हमको ध्यान रखना, ठीक है ना। लिमिट है इसमें शब्दों की, सॉरी। देखिए सड़क परिवहन के हमें 3 गुण बताना है। 3 गुण बताइए सड़क परिवहन के। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले गुण है लागत कम खर्च करनी पड़ती है। रेल बिछाएंगे तो कितनी बड़ी लागत लगती है, आगे रेल की व्यवस्था बनाओ, हो सकता है कोई पहाड़ी है तो उसको कटवाना पड़ता है, पेड़ लगे हुए हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, कटवाना पड़ता है, इतनी बड़ी रेल लाइन लगाई जाती है। लेकिन इसमें लागत कम आती है सड़क परिवहन में औरों की अपेक्षा। सड़क परिवहन निर्माण लागत बहुत कम होती है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। कीवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं निर्माण लागत कम, पर पहला गुण। दूसरा, किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप इसमें कीवर्ड के रूप में आप इसको लिख लीजिए, किसी भी स्थान पर। तो देखिए किसी भी स्थान पर कैसे बनाया जा सकता है, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों पर अधिक तथा ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों पर भी निर्मित की जा सकती है। अब सब परिवहन डियर फ्रेंड्स ऐसे में नहीं चल सकते कि एक यहाँ है, एक ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ थोड़ी बहुत है भी तो अपन ऊपर नीचे रोड हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं, सफ़र चलता रहता है। तो किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, ढाल भी बनाई जा सकती है। इसके बाद पहला हमने देखा निर्माण लागत कम, दूसरे किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, तीसरा घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब डियर फ्रेंड्स घर घर सेवाएं उपलब्ध कैसे करवाता है रेल, रोड या सड़क परिवहन। ये डियर फ्रेंड्स सड़क परिवहन घर घर सेवा उपलब्ध कराता है तथा सामान उतारने चढ़ाने में भी लागत कम आती है। डियर फ्रेंड्स क्या हम रेल परिवहन को घर घर तक बिछा सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं, हम सड़क के द्वारा ही रेल तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं। रेल तक, बंदरगाहों तक, कहीं भी जाना होता है हम सड़क से चलकर ही जाते हैं। सड़क घर घर तक किनारों में लगी होती है, ठीक है ना, लगी हुई होती हैं। अपन घर से निकलते हैं और रोड पर जाते हैं, तो घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो हमने 3 गुण कौन कौन से देखे। पहला देखा हमने कि निर्माण लागत में कम होता है,
सड़क परिवहन। दूसरा, किसी भी स्थान पर बनाई जा सकती है सड़क। तीसरा गुण सड़क परिवहन का घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड 3 गुण अपने समाप्त हुए। एक कीवर्ड हो गए, क्या कीवर्ड हो गए? निर्माण लागत कम, किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, और तीसरा घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये 3 गुण हैं। फिर इसके आगे आप जितना चाहें डिटेल से मन से लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे गुण भी हों तो वो भी चल जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हो। आप तो जानते ही हैं सड़क परिवहन। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसके क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं। इसका लेक्चर पार्ट हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। जिसने भी नहीं देखा है आप देख सकते हैं। यदि जिसने देखा होगा तो उसे क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इसने नहीं भी देखा तो टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड। हम इसी में भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम क्या डियर फ्रेंड्स आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कीवर्ड बताएंगे कुछ, जिससे आप आसानी से बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएँ, कुछ छोटे छोटे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सॉरी, देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। निम्न में से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। हमें ये बताना है जो पूर्वी पश्चिम गलियारा कौन सा है हमारा, तो जो असम से लेकर के कहाँ तक जाता है, गुजरात तक जाता है। तो वो कौन से राज्य जुड़े हैं बताइए? मुंबई क्या नागपुर जुड़ा है, या फिर मुंबई या कोलकाता जुड़ा है? सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ा है इससे, या फिर सिलचर तथा सिलीगुड़ी जुड़ा है? जल्दी से बताइए। आई होप फ्रेंड्स आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? सिलचर तथा पोरबंदर से जुड़ा है। ग नंबर राइट आंसर होगा। सिलचर पड़ता है हमारा कहाँ पे? असम में पड़ता है। असम से होता हुआ हमारा ये जो ये हमारा देखिए ये यहाँ पे पड़ता है हमारा असम। ठीक है ना, यहाँ असम का सिलचर पड़ता है, और सिलचर से होते हुए यहाँ पोरबंदर है गुजरात में। तो गुजरात तक जुड़ा हुआ है हमारा पूर्वी पश्चिम गलियारा। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है। निम्नलिखित परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा दूरी को घटाता है? तो हमें ऐसा साधन बताना है परिवहन का जो वाहनों के अंतर दूरी को घटाता है। तो क्या वो रेल परिवहन है, या फिर पाइपलाइन है, या सड़क परिवहन है, या फिर जल परिवहन है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, यह जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन वाहनांतरण हानियों को, अब देखिए जो वाहन निकलते हैं उसकी हानि को भी घटा देता है और दूरी को भी घटा देता है। तो जो पाइपलाइन है उसको नीचे बिछाई जाती है सड़क के। अब डियर फ्रेंड्स वहाँ पे वाहन भी चलते रहते हैं, उससे कोई हानि नहीं होने वाली है ना। और पाइपलाइन डली हुई है नीचे। अब वहाँ पे ये ट्रैफिक तो लगने वाला नहीं है ना कि वाहन चल रहे हैं तो ट्रैफिक लग जाएगा, बहुत सारे चल रहे हैं। तो वाहनों के अंतरणों को घटाता है और दूरी को भी घटाता है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? बी नंबर पाइपलाइन। चलिए चलते हैं 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है नहीं जुड़ा है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। तो कौन सा नहीं जुड़ा है? क्या मध्य प्रदेश जुड़ा है, गुजरात? ये पता होना चाहिए कौन कौन से जुड़े हैं, तब तो हम बताएंगे कि नहीं जुड़े हैं। कौन सा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जल्दी से बताइए डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, जबकि हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। क्लियर हुआ? अभी बता देंगे आपको। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, अतः अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? अब हमें सामुद्रिक पतन बताना है। सामुद्रिक जो बंदरगाह होते हैं जहाँ से व्यापार चलता है एक देश से दूसरे देश की ओर, तो हमें वो बताना है कि सर्वाधिक गहराई पर है और पूर्वी तट पर है। तो बताइए
अब जल्दी से आई होप आप लोग बता चुके होंगे। तो देखिए ये तो सभी क्या है, पूर्वी तट पर ही स्थित है, लेकिन ये विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरन कहाँ पड़ता है? और चेन्नई तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब हमें ये बताना है कि इसकी अधिकतम गहराई है, अंतःस्थलीय है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स वो हमारा है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? ये तट हमारा, तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे तूतीकोरन है, यहाँ पे फिर चेन्नई सामुद्रिक पतन है, फिर बाद में यहाँ पड़ता हमारा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, फिर इसके आगे पड़ता है क्या? पारादीप उड़ीसा साइड पे, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में जो पड़ने वाला पतन है वो अधिकतम गहराई वाला पतन है, पूर्णतः सुरक्षित पतन है, ठीक है, अंतःस्थलीय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत का प्रमुख साधन है? आप बताइए इनमें से कौन सा परिवहन का साधन ऐसा है जो भारत में प्रमुख साधन माना जाता है परिवहन के लिए? क्या पाइपलाइन है, या सड़क परिवहन है, या रेल परिवहन है, या वायु परिवहन है? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि भारत में कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख परिवहन है। तो डियर फ्रेंड्स ये है हमारा रेल परिवहन, जो भारत का सबसे प्रमुख है। यहाँ पे हम देखते हैं रेल के द्वारा बहुत सारी जनता सफ़र करती है, परिवहन के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना, तो रेल परिवहन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि देशों का व्यापार होता है। जब दो या दो से अधिक देशों का व्यापार होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या आंतरिक व्यापार कहते हैं, या बाहरी व्यापार कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, कि स्थानीय व्यापार कहते हैं? आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो क्या, जब स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं? जब देश के अंदर आसपास व्यापार करते हैं अपन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के। जैसे हम चाइना से चीज़ें लाते हैं और कहाँ अमेरिका से लाते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है, हमको ध्यान रखना, ठीक है ना। लिमिट है इसमें शब्दों की, सॉरी। देखिए सड़क परिवहन के हमें 3 गुण बताना है। 3 गुण बताइए सड़क परिवहन के। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले गुण है लागत कम खर्च करनी पड़ती है। रेल बिछाएंगे तो कितनी बड़ी लागत लगती है, आगे रेल की व्यवस्था बनाओ, हो सकता है कोई पहाड़ी है तो उसको कटवाना पड़ता है, पेड़ लगे हुए हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, कटवाना पड़ता है, इतनी बड़ी रेल लाइन लगाई जाती है। लेकिन इसमें लागत कम आती है सड़क परिवहन में औरों की अपेक्षा। सड़क परिवहन निर्माण लागत बहुत कम होती है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। कीवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं निर्माण लागत कम पर पहला गुण। दूसरा किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप इसमें कीवर्ड के रूप में आप इसको लिख लीजिए, किसी भी स्थान पर। तो देखिए किसी भी स्थान पर कैसे बनाया जा सकता है? अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों पर अधिक तथा ढाल प्रवणता पहाड़ी क्षेत्रों पर भी निर्मित की जा सकती है। अब सब परिवहन डियर फ्रेंड्स ऐसे में नहीं चल सकते कि एक यहाँ है, एक ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं, ये ऊबड़ खाबड़ थोड़ी बहुत है भी तो अपन ऊपर नीचे रोड हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं, सफ़र चलता रहता है। तो किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, ढाल भी बनाई जा सकती है। इसके बाद पहला हमने देखा निर्माण लागत कम, दूसरे किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, तीसरा घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब डियर फ्रेंड्स घर घर सेवाएं उपलब्ध कैसे करवाता है रोड या सड़क परिवहन?
ये डियर फ्रेंड्स सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान उतारने चढ़ाने में भी लागत कम आती है। डियर फ्रेंड्स, क्या हम रेल परिवहन को घर घर तक बिछा सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, हम सड़क के द्वारा ही रेल तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रेल तक, बंदरगाहों तक, कहीं भी जाना होता है हम सड़क से चलकर ही जाते हैं। सड़क घर घर तक किनारों में लगी होती है, ठीक है ना, लगी हुई होती हैं। अपन घर से निकलते हैं और रोड पर जाते हैं, तो घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो हमने 3 गुण कौन कौन से देखे? पहला देखा हमने कि निर्माण लागत में कम होता है सड़क परिवहन। दूसरा, किसी भी स्थान पर बनाई जा सकती है सड़क। तीसरा गुण सड़क परिवहन का घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, 3 गुण अपने समाप्त हुए। एक कीवर्ड हो गए, क्या कीवर्ड हो गए? निर्माण लागत कम, किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है, और तीसरा घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये 3 गुण हैं। फिर इसके आगे आप जितना चाहें डिटेल से मन से लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे गुण भी हों तो वो भी चल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि यही हो। आप तो जानते ही हैं सड़क परिवहन के बारे में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। रेल परिवहन कहाँ तथा कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक साधन है और क्यों है? तो हमें ये बताना है कि रेल परिवहन कहाँ ज़्यादातर सही है, हमारे देश में ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों वहाँ पे है। परिवहन उत्तरी मैदान में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि उत्तरी मैदान में? उत्तरी मैदान कहाँ पड़ता है हमारा? ये पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश की साइड में, इस वाले इलाके में तो उत्तरी मैदान कहा जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसके विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या है वहाँ पर, घनत्व है, संपन्न कृषि है वहाँ की, और प्रचुर संसाधनों के कारण अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, समतल भूमि और प्रचुर कृषि की प्रधानता, अत्यधिक कृषि की प्रधानता और सब कुछ होने के कारण, प्रचुरता के कारण, संसाधनों के कारण रेल परिवहन विकास में वृद्धि में सहायक है। कहाँ? हमारे उत्तरी मैदान में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तरी कहाँ पे, कौन से भूभाग पर रेल परिवहन ज़्यादातर सुविधाजनक है और क्यों है? तो क्या है आंसर? रेल परिवहन भारत के उत्तरी मैदान में सर्वाधिक सुविधाजनक संसाधन है, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि है, कृषि की अच्छी प्रचुरता है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो इसके कारण वहाँ पे रेल का विकास ज़्यादातर हुआ है। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। तो देखिए क्या है, सीमांत सड़कों का महत्व बताना है हमें। सड़कें हमने 6 प्रकार की बताई थी, जिसे हमने बताया था महाराष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग बताया था, जिला मार्ग बताया था, और राज्य मार्ग, सीमांत सड़कें, है ना, जो 6 सड़कें बताई थी। तो हमें बताना है कुछ अन्य सड़कें बताई थी, तो सीमांत लेक्चर पार्ट में, ठीक है, सीमांत सड़कों का महत्व बताना है। तो चलिए सीमांत सड़कों का महत्व हम देख ही लेते हैं। सीमांत सड़कों के विकास से उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे दुर्गम क्षेत्रों में अधिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायता भी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, सीमांत सड़कें जो कि हमारे, देखिए ये हमारा उत्तरी, ये हमारा पश्चिमी साइड है, ये हमारा उत्तरी साइड है, ये उत्तरी, ठीक है, और ये हमारा पूर्वी लग जाता है, पूर्वी भारत, ये दक्षिणी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं सीमा के, मतलब इससे बात दूसरे देश की सीमा लगती है। सीमांत सड़कें वही होती हैं ना जहाँ पे सीमा दिखाती है, उस सड़क के बाद दूसरे देश की सीमा लगती है। तो यहाँ पे जो दुर्गम रास्ते थे तो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, पूर्वी क्षेत्रों की अधिगम्यता बढ़ी है, और वहाँ पे आर्थिक विकास भी सहायता दी है, क्योंकि जब वहाँ पे सड़क बन जाएंगी, लोगों का आवागमन बन जाएगा, तो ही वहाँ पे आर्थिक विकास होगा ना, लोग जा पाएंगे, वरना कैसे जा पाएंगे। तो ये है सीमांत सड़कें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सड़कें कहाँ पे हैं? सीमांत सड़कों का विकास उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है, अधिगम्यता बढ़ी है, दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे जा नहीं सकते थे, दुर्गम थे, तो वहाँ पे अधिगम्यता बढ़ी है, और आर्थिक विकास में ये सहायक हुई हैं। कौन सी? सीमांत सड़कें। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो हमें बताना है कि व्यापार कहलाता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, व्यापार वो कहलाता है जब जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। राज्यों के बीच, देशों के बीच जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, विनिमय, है ना, या फिर हम व्यापार उसी को कहते हैं, हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे रहे हैं तो ये व्यापार हुआ, है ना। और इसके बाद जैसे हम अब पैसा चलता है, हो सकता है हमने जो एक वस्तु हमारे पास है, गेहूं है, और हमने गेहूं बस है हमारे पास, हम गेहूं को उपज करते हैं और हम गेहूं दे के चावल खरीदना चाहते हैं। हो सकता है उस चावल वाले के पास भी गेहूं हो, अब वो बोल दे हमें नहीं चाहिए है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए लाया गया पैसा। पैसा सब में चल जाता है, सब कोई ले सकता है, उसे पैसे से सब चीज़ें मिल सकती हैं। इसीलिए पैसा इसका माध्यम बन गया है विनिमय का, कि हम आसानी से व्यापार कर सकें, ठीक है ना। तो व्यापार क्या कहलाता है? चीज़ों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। तो देखिए, राज्यों व देशों के बीच, व्यक्तियों के बीच, राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, ठीक है। राज्य व देशों के बीच, व्यक्तियों के बीच, राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का लेन देन या आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है? जब अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी भी देश से किसी देश में नहीं, दो या दो से अधिक देशों के बीच, अब इसमें राज्य नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारा देश जैसे भारत है, भारत का व्यापार, हम चीज़ों का लेन देन कहाँ कर रहे हैं? चाइना से, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। दूसरे देश से, अमेरिका से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो यही लिखा है, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब स्थानीय व्यापार में अब देश, दो से अधिक देश नहीं आएंगे, बल्कि देश के अंदर जो व्यापार होता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, स्थानीय व्यापार जो व्यापार एक ही देश के भीतर शहरों, कस्बों, गांव में होता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। मतलब देश के अंदर, जैसे भारत देश है, भारत के अलग अलग स्टेट्स के बीच होता है, जैसे पंजाब है, यूपी है, इसके बीच, और उसके पंजाब यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे पन्ना जिला में व्यापार हो रहा है, इसको स्थानीय व्यापार कहेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच होता है, दो देशों, उसकी टक्कर में एक से दूसरा देश होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, देश के राज्य, ठीक है ना। स्थानीय व्यापार देश के राज्य होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे देश में नहीं। क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं हुआ तो भी करिए कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, अलग से क्वेश्चन डाल देंगे। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था, जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं कहे जाएंगे? परिवहन और संचार एक ऐसा साधन है जो डियर फ्रेंड्स हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्पादन होगा तो ही हमारा पैसों से संबंधित अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। हम चीज़ों को बेचेंगे, है ना, तो पैसा आएगा, अर्थ मतलब पैसा, और व्यवस्था बनेगी। तो हमें चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट की ज़रूरत होती है परिवहन की। जब हम परिवहन होगा तो ही हम कच्चा माल ला पाएंगे ना, और फिर जब उत्पादित माल हो जाएगा, कच्चा माल से उद्योग में बन जाएगी कोई चीज़, तो उसको बेच पाएंगे परिवहन के द्वारा, बाजार तक ले जाएंगे। अब बोलेंगे कच्चा माल, जैसे आपने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई और फिर बाद में बिस्किट के लिए गेहूँ और आटे की ज़रूरत पड़ती है, तो परिवहन के द्वारा आप लेके गए यहाँ पर, जब बिस्किट बन गया तो परिवहन के द्वारा इसको बेच दिया गया, ठीक है। तो परिवहन होगा तो ही उत्पादन और विक्रय होगा। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है संचार की। अब हमने चीज़ों में माना कि बिस्किट बना लिया, पहले से बिस्किट बन रहा था और लोग तो उसी की डिमांड कर रहे हैं, हमारा बिस्किट कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें संचार की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारे बिस्किट में ये क्वालिटी है, आप लीजिए, हमारा बिस्किट खाएंगे तो आपको भूख, आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये प्रचार प्रसार होता है ना। तो तभी हमारा सामान बिकेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अर्थ मतलब पैसों की व्यवस्था।
ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो इसलिए कहे जाते हैं परिवहन और संचार के साधन को अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा। देखिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था के कहे जा सकते हैं। इसके पीछे निम्न कारण हैं। चलिए हम कारणों को कैसे लिखे हैं आप देख सकते हैं। ये जो हेडिंग लिखी है आप उसको बस याद रखते हैं डियर फ्रेंड, 6 हेडिंग है, उतने में आप पूरा आंसर आसानी से अपने मन से लिख ले जाएंगे। ये हमारा वादा है। देखिए, परिवहन के द्वारा हम लाभ ले जा सकते हैं। परिवहन के बारे में 3 पॉइंट लिखेंगे हम कि क्यों जरूरी है, फिर संचार के बारे में लिखेंगे। देखिए, परिवहन तथा कच्चा माल कारखानों तक लाया जाता है परिवहन के द्वारा, तब कारखाने में उत्पादित माल होता है, और फिर जब तैयार माल हो जाता है तो उसे बाजारों तक पहुंचाया जाता है, आसानी से ले जाया जाता है। तो लाने में ज़रूरत हो गए और ले जाने में भी। क्लियर हुआ। इसके बाद आप पहले ये बस कीवर्ड लिख लीजिए कि परिवहन द्वारा लाने ले जाने में सहायक, कम खर्च में भारी सामान लाना ले जाना। अब डियर फ्रेंड्स, फुट पॉथ से यदि आप गेहूँ ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी ले जाएंगे, आधा क्विंटल, है ना। और यदि आप कुछ चीज़ में परिवहन के द्वारा लाते ले जाते हैं तो आप बहुत सारा चीज़ आसानी से ले जाएंगे। तो यही लिखा है कि जल मार्ग द्वारा भारी सामान आवश्यक स्थान पर कम खर्च पर पहुंचाया जा सकता है। अपने इंग्लैंड, हाँ, अंग्रेजों के टाइम पे देखा है, वो लोग वहाँ पे चीज़ें उत्पादित करते थे इंग्लैंड में और बेचते कहाँ थे, भारत में। तो कैसे लाने ले जाने में उसको खर्चा लग जाता उनका, तो लेकिन नहीं, वो जल मार्ग के द्वारा आसानी से भारी सामान को कम खर्च पर लाते ले जाते थे। तो हमने परिवहन में क्या क्या देखा, परिवहन में हमने देखा कि परिवहन लाने ले जाने में सहायक, कम खर्च में भारी सामान लाना, और तीसरी बात हम देखते हैं दूरस्थ यात्रा में सुगमता। अब डियर फ्रेंड्स, यदि हम व्यापार करेंगे तो हमें यात्रा तो करनी ही होगी, तभी तो व्यापार होगा। हम एक स्थान से, ये नहीं है कि हम घर में बैठे हो व्यापार हो रहा है, वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा, उसमें भी चलना फिरना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती है ना। माना कि हम देखते हैं हमको जम्मू कश्मीर में बनी चीज़ हमें चेन्नई में मिल जाती है, वो कैसे, परिवहन के द्वारा। बड़ी बड़ी यात्रा करते हैं, प्रचार प्रसार को जाते हैं, चीज़ों को ले जाते हैं। हमने अभी कहाँ से दूसरे देशों से चीज़ों को मंगवाते हैं, जैसे अमेजोन कंपनी चल रही है, उसमें चीज़ें दूसरे देश अमेरिका से चल रही है, लेकिन हम इंडिया में बैठे हैं और हम चीज़ों को मंगवा रहे हैं। तो दूरस्थ यात्रा आसानी होती है रेलवे वायु परिवहन द्वारा। अब दूरस्थ यात्रा किसके द्वारा आसान होगी, आप ही सोच सकते हैं। एक तो है रेलवे और दूसरी है वायु परिवहन द्वारा, हवाई जहाज द्वारा आसानी से आ जाते हैं। तो रेलवे तथा वायु परिवहन द्वारा दूरस्थ यात्रा में आसानी से की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने परिवहन में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताइए। परिवहन में हमने देखा लाने ले जाने में सहायक होते हैं, भारी माल कम खर्च में लाया जा सकता है, दूरस्थ यात्रा की जा सकती है। 3 पॉइंट याद रख सकते हैं क्या, लाने ले जाने में सहायक, तो भारी कच्चा माल को हम लाते ले जाते हैं कारखानों तक, और कारखानों से हमने पढ़ा था बाजार तक ले जाते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, दूरस्थ यात्रा कर लेते हैं, सुगमता होती है। और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, भारी सामान कम खर्च पे लाए ले जाते हैं। याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो इतना लिख लीजिए, 3 लाइन लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा, और आप इन 3 लाइन बस को देखेंगे पूरा याद रहेगा। चलिए देखते हैं अब संचार के द्वारा। तो संचार कृषि में सहायक, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कृषि की जाती है, तो कृषि में संचार व्यवस्था कैसे सहायक होती है। विभिन्न प्रकार की खाद बनाई जाती हैं, कब क्या डालना है खेती में वो बताया दिया जाता है संचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पता चल जाता है हमें। किसानों को कृषि से संबंधित उपयोगी जानकारी समय समय पर दी जा रही है। अधिकतर हम देखते हैं कृषि के लिए, हम देखते हैं भारत की 50% जनता कृषि कर रही है, जिसके हो सकता है पढ़ लिख लिया और हमें कुछ काम नहीं मिल रहा, हमने कृषि करना शुरू कर दिया। अब हमें कृषि के बारे में नॉलेज ही नहीं है, हमने कृषि की पढ़ाई नहीं की, तो आज संचार के माध्यम से बता दिया जाता है कि क्या कौन सा रोग लगा है, कौन सा टाइम चल रहा है, क्या बोना चाहिए क्या नहीं है। तो ये आसान हो गया है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, व्यापार वाणिज्य में सहायक, बढ़ावा मिलता है। अब डियर फ्रेंड्स, व्यापार करना है तो संचार तो पहले होना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं होगा तो व्यापार तो चल ही नहीं सकता। देखिए, संचार एवं परिवहन उन्नत साधनों से व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है। व्यापार और वाणिज्य को किससे बढ़ावा मिलता है, परिवहन तथा उन्नत साधनों से व्यापार और वाणिज्य में बढ़ावा मिलता है। यदि संचार अच्छा है, परिवहन अच्छा है, तो डियर फ्रेंड्स तो ही हमारा व्यापार चल पाएगा। आप अपने अनुसार इतना लिख सकते हैं। आपदा संबंधी
परिवहन तथा संचार में सहायक। आपदा की स्थिति में माना कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं जंगल में आग लग गई है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो हम देखते हैं ज़्यादातर अहम भूमिका किसने निभाई है? संचार में। कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है तो तुरंत हम संचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से, रेडियो, अखबार, टेलीविज़न के माध्यम से सुन लेते हैं और वहाँ पे राहत कार्य तुरंत पहुँचाया जा सकता है, राहत कार्य तुरंत किए जा सकते हैं और हम देखते हैं चले भी जाते हैं, जिससे वहाँ पे भारी हानि होने से बच जाती है। तो देखिए यही लिखा है, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी आपदा की स्थिति में इन साधनों में भारी राहत के कार्य किए हैं। किसने? एक तो परिवहन में आसानी से पहुंच जाते हैं, वायु परिवहन की जरूरत पड़ी तो वायु से, रेलवे की पड़ी तो रेलवे से, बस से तो बस से, जैसी प्रॉब्लम हुई है ना, आसानी से संचार के माध्यम से हमें पता चल जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 3 चीज़ें हमने देख ली हैं संचार में। क्या क्या देखा हमने? कृषि संबंधी जानकारी दी जाती है। और क्या देखा हमने? आपदा की स्थिति में भारी राहतकारी कार्य किया है इसने। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाता है। एक और एक्स्ट्रा में रख लेते हैं क्योंकि भूल चल सकता है। तो देखिए एक एक्स्ट्रा में हमने क्या लिखा है? देश विविधता के एकीकरण में सहायक। देश में यदि हम देखते हैं, हमारे देश में बहुत बड़ा देश है, जहाँ जितने हमारे स्टेट हैं, हो सकता है कई ऐसे देश हैं जितना हमारा MP है ना, वह देश हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत से श्रीलंका है और इंडिया, इंग्लैंड, यूरोपीय साइड के देश आप देखिए कितने छोटे छोटे हैं, फिलीपींस वगैरह, है ना। तो देखिए एकीकरण, इतने बड़े देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, तो इन विविधता को संचार और परिवहन के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं। वहाँ का पहनावा हम भी पहनना पसंद करते हैं, वहाँ पे कौन सी रीति रिवाज है, हम चेंजिंग आती जाती है, और प्रचार प्रसार के माध्यम से, संचार के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से हम आवागमन की सुविधा हो गई है, हम आसानी से वहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं और एकता बढ़ती है। तो देखिए संचार तथा परिवहन विविधता के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करती है। संचार के माध्यम से हम सभी क्षेत्रों में जुड़ाव महसूस करते हैं, हम वहाँ का कल्चर अपनाते हैं, वो हमारा कल्चर अपनाते हैं और जुड़ाव महसूस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिया। तो क्या देखा हमने? परिवहन में हमने क्या क्या देखा? जल्दी से क्विक रिवीजन कीजिए। परिवहन में हमने देखा लाने ले जाने में सहायक होती है, कोई भी सामान, कच्चा माल ला देते हैं और उत्पादित माल बेच जाते हैं। और दूसरा क्या देखा परिवहन में हमने? दूरस्थ स्थान को आसानी से आया जा सकता है ना। और हमने तीसरा क्या देखा डियर फ्रेंड्स? तीसरा देखा परिवहन के द्वारा हम दूरस्थ स्थान पे आ सकते हैं और कम खर्च पर भारी सामान को लाया ले जाया जा सकता है। 3 चीज़ें देख ली। इसके बाद हमने संचार में क्या देखा? कृषि में सहायक होती है, कृषि में सहायक होती है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी? आपदा की स्थिति में सहायक होते हैं, आपदाकालीन स्थिति में, है ना, सूखे बाढ़ जैसी आपदा स्थिति में। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा हमने क्या देखा? एकीकरण में, जैव विविधता एकीकरण में सहायक होती है। एकीकरण में विविधता है जो 1, 2, 3, 4 पॉइंट देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अतः परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा, अर्थव्यवस्था कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये साधन आर्थिक विकास के प्रतीक माने जाते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि संचार और परिवहन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, इसीलिए उनको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यदि वहाँ का संचार और परिवहन अच्छा है तो ही वहाँ पे डियर फ्रेंड्स वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, विकसित देश होगा। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर लेख लिखें। तो डियर फ्रेंड्स हम पिछले 15 वर्षों में अब क्या बदलाव आया है हमारे राष्ट्रीय व्यापार में, चलिए उसके बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पहले डियर फ्रेंड्स पहले की तुलना में वस्तुओं का आदान प्रदान की अपेक्षा सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। हम देखें 15 साल का रिकॉर्ड देखें डियर फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा होता था, लेकिन अब उसकी अपेक्षा सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। हम देखते हैं पहले लोग चीज़ें खरीदता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर लोग मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न इसी पे बिक रहा है। यही चीज़ें ज़्यादातर बाज़ार में डिमांड हो रही हैं, मांगी जा रही हैं, है ना, तो इनका व्यापार ज़्यादा बढ़ा है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ज़्यादा बढ़ा है वस्तुओं की अपेक्षा। हमने पहला पॉइंट देखा।
भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदान प्रदान के माध्यम से भारत विदेशी वस्तुओं की मुद्रा अर्जित कर रहा है। विदेशी मुद्रा, डियर फ्रेंड्स, एक भारत भी पहले गुलामी की चपेट में रहा 1950-1945 तक। इसके बाद अब हम देखते हैं इस पिछले 15 साल में इतना ज़्यादा बदलाव आया है पहले की अपेक्षा। आप देखें कि एक भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों का सूचना प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ज़्यादा कर रहा है भारत, जिससे क्या हो रहा है, बन रही हैं चीज़ें, बिक रही हैं, इससे विदेशी मुद्रा भारत को भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहला वस्तु की अपेक्षा सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है अब। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दूसरा देखा कि भारत एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, भारत हर वर्ष बड़ी संख्या में कंप्यूटर विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग, डॉक्टर विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले की अपेक्षा अब जो भारत है हमारा, वो हम देखते हैं कहीं इंजीनियरिंग में, कहीं कंप्यूटर में एक सामने उभरा है, प्रतिभा दिखा रहा है और देशों को, है ना। आप देखते हैं अब सूती वस्त्रों के स्थान पर निर्यात की मिलें, सिलाई, वस्त्र, हस्तशिल्प प्राथमिकता दी जा रही है। अब सूती वस्त्रों के स्थान पर निर्यात मिलों में अब बेचे जा रहे हैं चीज़ों को, है ना। ये देख रहे हैं अपन। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंजीनियरिंग के सामान जैसे परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन एवं दवाइयाँ आदि के निर्यात में भारत का नगण्य स्थान था। तो डियर फ्रेंड्स, पहले ये सब चीज़ें नहीं खरीदता था और बहुत कम बेचता था, नग्न नाम मात्र का स्थान था। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो बनाई ही नहीं जाती थी भारत में, रासायनिक दवाइयाँ वगैरह, लेकिन अब निर्यात की मुख्य वस्तुएं ये भारत की बन गई हैं। ज़्यादातर यही का व्यापार कर रहा है हमारा भारत, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रहा है। हमने बताया भारत एक सॉफ्टवेयर के रूप में उभरा है, महाशक्ति के रूप में, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम अच्छे से चल रहा है भारत में। इसके बाद हम देख रहे हैं जो चीज़ें पहले नहीं सूती वस्त्रों की अपेक्षा मिलें, सिलाई आदि चीज़ों का हस्तकला में आगे हो रहा है हमारा भारत। इसके बाद चौथी चीज़ क्या है इसमें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो डियर फ्रेंड्स, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा विकास किया है हमारे भारत ने पहले की अपेक्षा। आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। 4-5 पॉइंट हमने देखे। पहला क्या देखा, पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था 15 सालों में, अब हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा है। दूसरा देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। तीसरा, हर वर्ष बड़ी संख्या में कंप्यूटर, इंजीनियरिंग और डॉक्टर के रूप में प्रतिभा दिखा रहा है भारत। सूती वस्त्रों की अपेक्षा हम देख रहे हैं मिलें और निर्यात मिलें और हस्तशिल्प में प्राथमिकता बताई है भारत ने। इसके बाद कंप्यूटर है और इंजीनियरिंग के सामान हैं, इन सब चीज़ों में भारत का नंबर 1 का स्थान है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। आई होप डियर फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं, कीवर्ड हमने बताए हैं, थोड़ा थोड़ा आप किसी भी हर चीज़ का पॉइंट निकालिए और लिखिए कॉपी में, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमने बड़ी मेहनत से खुद से नोट्स तैयार किए हैं, लिखा है, लिखने के बाद आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यदि पढ़ना है, कुछ करना है, तो डियर फ्रेंड्स बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, है ना। कुछ ना कुछ तो हमको ध्यान तो एकत्रित करना होगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप लिखने की कोशिश कीजिए डियर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी टेक्निक होती है लंबे टाइम तक याद रखने की। लिखा हुआ एक बार हम पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं, जो भूला है फिर उसको लिखते हैं, तो बस वो हमारे दिमाग में छप जाता है। ध्यान रखना। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।